फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें स्टूडेंट्स, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। और वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचना में से कौन नाभिक में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर संरचनाएं दी गई हैं, तो हमें देखना है कि कौन सी वो संरचना है जो नाभिक में उपस्थित होती है। ए ऑप्शन है सूत्रकणिका, बी ऑप्शन है गुणसूत्र, सी ऑप्शन है तार केंद्र, डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी गुणसूत्र। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो गुणसूत्र होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। जो गुणसूत्र या जिनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम भी बोला जाता है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोला जाता है, ठीक है। और देखा जाए तो ये जो गुणसूत्र होते हैं या जो क्रोमोसोम होती हैं, सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। तंतु रूपी पिंड होते हैं ये गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। और जो क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, जो सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित, जो भी आनुवंशिक गुण होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आनुवंशिक गुण होते हैं, उन आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। इनका काम होता है इनको संचारित करना। जो भी आनुवंशिक गुण होते हैं उनको निर्धारित करने का कार्य होता है। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्टूडेंट्स देखा जाए तो निश्चित रहती है। अगर हम मानव कोशिका की बात करें तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो 23 के जोड़े में होते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो 23वां जोड़ा होता है, जिसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, तो वो होते हैं एक्स और वाई। ये पुरुष में पाया जाता है, इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। ये 23वां जोड़ा होता है। और जो महिला होती है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। उनका 23वां जो जोड़ा होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, वो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक्स से एक्स मिलता है तो स्टूडेंट्स पुत्री होती है, लड़की पैदा होती है। अगर एक्स और वाई आपस में मिलते हैं क्रोमोसोम्स, तो पुत्र पैदा होता है, लड़का पैदा होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टलन में निम्नलिखित में से चरणों का कौन सा सही क्रम अंतर्निहित होता है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास कोई अशुद्ध नमूना है। अब हमें उस अशुद्ध नमूने से क्या करना है, शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त करने हैं। तो उसके लिए हमें किन चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा, या कौन सा जो चरण है वो अपनाना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है निस्पंदन, वाष्पन, विघटन, शीतलन। बी ऑप्शन है विघटन, वाष्पन, शीतलन, निस्पंदन। सी वाष्पन, निस्पंदन, शीतलन, विघटन। डी वाष्पन, विघटन, शीतलन और निस्पंदन। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी विघटन, वाष्पन, शीतलन और निस्पंदन। तो याद रखें, ध्यान रखें कि अशुद्ध नमूने से शुद्ध यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हमें जो चरण अपनाना पड़ेगा वो है विघटन, वाष्पन, शीतलन और निस्पंदन का। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, कि यदि 6 सेकंड में 120 दोलन उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 20 हर्ट्ज होगी, बी 0.05 हर्ट्ज होगी, सी 120 हर्ट्ज होगी, या डी 720 हर्ट्ज होगी। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए 20 हर्ट्ज। अब ये 20 हर्ट्ज आया कैसे, इसको भी हम समझेंगे। देखा जाए तो जो आवृत्ति होती है, जिसे बोला जाता है फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट, अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रिक्वेंसी। तो किसी वस्तु में एक सेकंड में जितने कंपन होते हैं, उन कंपनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आवृत्ति बोला जाता है, फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है स्टूडेंट्स आवृत्ति प्रति सेकंड। आवृत्ति प्रति सेकंड होता है, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, जिसे बोला जाता है स्टूडेंट्स, जिसे हर्ट्ज
में व्यक्त किया जाता है, जिसे स्टूडेंट ध्यान रखें जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में भी व्यक्त किया जाता है इसे। और आवृत्ति का अगर हम फार्मूले की बात करें तो आवृत्ति बराबर होता है कंपनों की संख्या बटे कंपनों में लगा समय। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 120 है, और लगा समय 6 सेकेंड। तो अगर हम इस 6 से 120 को अगर काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा स्टूडेंट्स 20। तो 20 यहाँ पर क्या है हमारा, 20 हर्ट्ज यहाँ पर इसकी आवृत्ति है। तो ये सही आंसर है हमारा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन है पर उसकी संयोजकता केवल 2 है, यह उचित है क्योंकि। यहाँ पर जो कथन है, 4 कथन दिए गए हैं, उन चारों कथनों में से हमें उस कथन को सिलेक्ट करना है जो इस चीज़ को स्पष्ट कर सके। ऑक्सीजन परमाणु में 6 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं पर उसकी संयोजकता केवल 2 होती है, जो इस बात को क्या सही ठहरा सके। तो ए ऑप्शन है, यह 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपनी अष्टक को पूर्ण करता है। बी, यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है तथा स्थिर रहने के लिए अपने अष्टक को पूर्ण करता है। सी, यह 6 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, यह 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है तथा अन्य तत्व के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है। तो सही ऑप्शन हमें इसमें सिलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन आप जल्दी से सिलेक्ट कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, यह क्या करता है, जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट्स, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर सकता है और स्थिर रहने के लिए ये क्या करता है, अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है, अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है स्थिर रहने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि फलों तथा फूलों का रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब किसकी उपस्थिति के कारण जो फल होते हैं या जो फूल होते हैं उनमें रंग पाए जाते हैं, जो रंग हमें दिखाई देते हैं वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए ऑप्शन है, अवर्णी लवक के कारण होता है, या बी, वर्णी लवक के कारण होता है, सी, हरित लवक के कारण होता है, और डी, पर्ण हरित के कारण होता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जो फल होते हैं और जो फूल होते हैं उनमें रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। वर्णी लवक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, इसको क्रोमोप्लास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये फलों तथा फूलों का रंग अगर देखा जाए तो इसी की वजह से होता है। फलों या फूलों में अगर जो रंग दिखाई दे रहा है वो स्टूडेंट्स किसकी वजह से हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्लास्टिड शब्द है, प्लास्टिड जो शब्द है ये हैकल के द्वारा दिया गया, हैकल के द्वारा दिया गया था ये शब्द। और एक साइंटिस्ट थे हमारे शिम्पर ने प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोला। इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे शिम्पर, इन्होंने प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट बोला, क्लोरोप्लास्ट बोला। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब मिर्ची जो होती है या जो टमाटर है, ये शुरुआत में तो कैसे होते हैं, आपके हरे रंग के होते हैं, और हरे से लाल रंग में परिवर्तन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरे रंग के होते हैं, जब ये कच्चे होते हैं तो वो हरा रंग के बाद जब ये लाल रंग में कन्वर्ट होते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें लाइकोपीन वर्णक होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, जिनमें क्या होता है, जिसमें लाइकोपीन वर्णक होता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करती है या खोलती है तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना कि वो चीज़ है क्या।
जो विद्युत परिपथ को आसानी से बंद भी कर देती है और उसको ओपन भी कर देती है, उसको खोल भी देती है। तो ए ऑप्शन है विद्युत सेल है क्या वो, बी ऑप्शन है विद्युत स्विच कहा जाता है क्या उसे, सी ऑप्शन है विद्युत बल्ब बोला जाता है क्या उसे, और डी ऑप्शन है विद्युत फ्यूज कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है बी विद्युत स्विच कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि वह डिवाइस जो विद्युत परिपथ को आसानी के साथ बंद करती है या खोलती है उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है विद्युत स्विच। तो स्टूडेंट जो विद्युत स्विच होता है या जिसे कुंजी बोला जाता है, कुंजी बोला जाता है, ये एक तरीके की क्या होती है, उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं। यानी कि जो आपका स्विच होता है या कुंजी होती है, तो ये वो यांत्रिक युक्ति होती है जो क्या करती है, जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छानुसार जोड़ने या कहें हम तोड़ने, इन दोनों का काम करती है। ठीक है, जो विद्युत स्विच होता है या जो कुंजी होती है वो ऐसी यांत्रिक युक्ति होती है जो किसी विद्युत परिपथ को क्या करती है, अपनी इच्छा अनुसार जोड़ने या तोड़ने का काम करती है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको हम जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसी यांत्रिक युक्ति होती है जिसे बोला जाता है कुंजी। ठीक है, जिसे कुंजी बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को यथावत स्थान पर रखता है, निम्न कहलाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन मिल रहे हैं हमें। ए ऑप्शन है एरियोलर है वो संयोजी ऊतक, बी बसीय ऊतक है, सी कंडरा है, या डी स्नायु है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं ए एरियोलर। तो देखा जाए तो एरियोलर एक प्रकार का पूरक संयोजी ऊतक है जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है और अंगों को क्या करता है, यथावत स्थान पर रखता है। तो उस संयोजी ऊतक को बोला जाता है स्टूडेंट्स एरियोलर संयोजी ऊतक बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि पारद का स्तर बढ़ता है जब इसका बल्ब गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, क्योंकि अब जो पारा उसका स्तर बढ़ता है, ठीक है ना, बढ़ने लगता है जब इसका बल्ब किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है। तो ए ऑप्शन है विकिरण के कारण होता है ऐसा, बी पारद गर्म होने पर संकुचित होता है, सी संवहन के कारण होता है ऐसा, या डी पारद गर्म होने पर विस्तारित होता है। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी पारद, यानी कि जो पारा होता है वो गर्म होने पर विस्तारित होता है और इसीलिए जब इसका बल्ब जो है वो गर्म वस्तु के जब संपर्क में आता है, ठीक है ना, तो जो पारा होता है वो गर्म होने पर कैसा होने लगता है, विस्तारित होने लगता है, यानी उसका स्तर जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पारा की अगर हम बात करें तो पारा ये क्या है स्टूडेंट्स, पारा देखा जाए तो पारा जिसे हम Hg संकेत से डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना, ये एक रासायनिक तत्व है स्टूडेंट्स और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 80 होता है, 80 होता है। पारा अनेक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है। जो पारा होता है वो अनेक धातुओं से मिलकर के स्टूडेंट्स मिश्र धातु बनाता है, ठीक है ना। और जिन्हें क्या बोला जाता है स्टूडेंट, जिन्हें बोला जाता है अमलगम बोला जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। द्रव अवस्था, उच्च घनत्व और न्यून वाष्प दबाव के कारण पारद का जो उपयोग है स्टूडेंट्स, पारा यानी जो पारा होता है उसका जो उपयोग है वो थर्मामीटर में भी किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें, पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, बैरोमीटर में किया जाता है, बैरोमीटर। इसके साथ साथ मैनोमीटर में भी जो पारा होता है इसका उपयोग किया जाता है और दूसरे जो मापक उपकरण होते हैं उनमें भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत निम्न कहलाती है, यानी पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत होती है, जो बीच में जो परत पाई जाती है उस परत को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है उसको भूप्रपटी कहा जाता है, बी ऑप्शन है प्रवार कहा जाता है, सी ऑप्शन है क्रोट कहा जाता है, डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी प्रवार कहा जाता है। तो जो पृथ्वी की जो मध्यवर्ती जो परत होती है, बीच की जो परत होती है, उस परत को स्टूडेंट्स कहा जाता है प्रवार, वो प्रवार कहलाती है। प्रवार देखा जाए तो 2900 किलोमीटर स्टूडेंट्स 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है, मतलब एक मोटा क्षेत्र है ये। यह क्षेत्र मुख्यतः देखा जाए तो बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। मतलब जो प्रवार होता है वो 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है, और यह जो क्षेत्र होता है ये मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है। बेसाल्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना होता है, और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 84% भाग घेरे हुए है। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि 10 क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है। तो श्वेत प्रकाश में अगर देखा जाए तो रंगों की संख्या कितनी होती है, हमें उस संख्या वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ए ऑप्शन है 7 होती है, बी ऑप्शन है 5 होती है, या सी ऑप्शन है 6 होती है, या डी ऑप्शन में है 1 होती है। तो सही आंसर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए 7 होती है। तो ध्यान में रखें कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की जो संख्या होती है वो होती है स्टूडेंट्स 7। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब जो क्वेश्चन ये आता है कि जो वस्तुएं होती हैं वो हमें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, वस्तुओं का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है, जो चीज़ें हमें रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। तो इस चीज़ को भी हम समझ लेते, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। कि वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वास्तव में वह उसी रंग के प्रकाश को, या उसी रंग के प्रकाश को कह सकते हैं, या उसी रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है स्टूडेंट्स। वो उसको उसी रंगों को क्या करती है, परावर्तित करती है, और बाकी के शेष सभी रंगों को क्या कर लेती है, वो वस्तु अवशोषित कर लेती है। जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, जो वस्तु क्या कर दे, सारे के सारे जो रंग होते हैं उनको परावर्तित अगर कर देती है, तो वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है स्टूडेंट, श्वेत दिखाई देती है, सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। क्योंकि सभी रंगों का जो मिश्रित प्रभाव होता है, सभी रंगों का जो मिश्रित प्रभाव होता है वो स्टूडेंट्स सफ़ेद ही होता है। ठीक है, सफ़ेद होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित रंगों की संख्या होती है 7। इस चीज़ को ध्यान में रखें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि कोशिका अंगक जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उस सेल ऑर्गेनेल को सिलेक्ट करना है जो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, जो केवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है। ए ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, बी ऑप्शन है सूत्रकणिका, सी ऑप्शन है लवक, और डी ऑप्शन है राइबोसोम। तो अब हम आंसर देखने वाले और आप अपना आंसर नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स सी लवक। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो कोशिका अंगक होता है, जो लवक होता है, ये केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है लवक, प्लास्टिड जिसे बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि शीत के मौसम में किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं, क्योंकि अब इसका कारण क्या है कि जो ठंडाओं का जो मौसम होता है उसमें जो किसान होते हैं वो रात्रि के समय खेतों में पानी डालते हैं। तो क्यों डालते हैं, उसका रीज़न हमें देखना है इसमें, इस क्वेश्चन में। चारों ऑप्शन में से हमें सही कथन चुनना है। ए, कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण कोशिकाओं में पानी जमा हो जाता है, बी, यह पौधों को तुषार से बचाता है, सी, इससे रात में वाष्पन की दर बढ़ती है, या डी, पौधे रात में पानी को तेजी से अवशोषित करते हैं। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है बी, यह पौधों को तुषार से बचाता है। इसीलिए जो शीत का मौसम होता है उसमें जो किसान होते हैं वो किसान रात्रि में अपने खेतों में पानी डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं जिससे कि पौधों को किससे बचाया जा सके, तुषार से बचाया जा सके। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि एक ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है स्टूडेंट्स, जिसका सिर्फ मकसद होता है, जिसे पालने का सिर्फ मकसद होता है किस चीज़ का, मांस उत्पादन के लिए जिसे पाला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स।
ए ब्रॉयलर बोला जाता है, बी बतख कहा जाता है, सी पेरू पक्षी कहा जाता है, या डी रोड आइलैंड कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स ए ब्रॉयलर। इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक ग्रह कुक्कुट संबंधी पालतू पक्षी नस्ल है जो विशिष्ट रूप से मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स ब्रॉयलर। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि मृदा के बिना जल में खनिज पोषक तत्व विलयन में पौधे उगाने का अभ्यास कहलाता है। तो उस अभ्यास को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है ऊतक संवर्धन कहा जाता है, बी एरोपोनिक्स कहा जाता है, सी जल संवर्धन कहा जाता है, या डी छत बागवानी कहा जाता है। तो सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब हम आंसर देखने वाले हैं। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी जल संवर्धन कहा जाता है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। अब जो जल संवर्धन होता है या जो हाइड्रोपोनिक्स होता है, एक ऐसी तकनीक है स्टूडेंट्स जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, और इसे स्टूडेंट्स बोला जाता है जलीय कृषि भी बोला जाता है। जो जलीय संवर्धन है उसको जलीय कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।